सोचो अगर एक दिन आप अपने ही घर के अंदर ऐसे फंस जाओ जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता न हो, न दरवाजा खुले न खिड़की, और बाहर एक अजीब सी बारिश लगातार पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती रहे। कहानी में जेसन एक फिशिंग ट्रिप से अपने घर लौट रहा होता है जब आसमान में अचानक काले बादल छाने लगते हैं। मौसम देखकर जेसन फैसला करता है कि बारिश और ज्यादा बढ़ने से पहले उसे जल्दी से घर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि घर पहुंचने के बाद उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। घर पहुंचकर जेसन अपनी पत्नी एन और बच्चों के साथ नॉर्मल सुबह गुजारता है जैसे दुनिया में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठी होती है और जेसन बच्चों के साथ मजाक करता हुआ माहौल को बिल्कुल नॉर्मल रखता है। लेकिन इसी बीच फैमिली नोटिस करती है कि घर की कुछ टेक्नोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रही। पहले सबको लगता है कि ये बस टेम्परेरी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर सिचुएशन अचानक काफी सीरियस हो जाती है। जब फैमिली घर से बाहर जाने के लिए तैयार होती है, जेसन फ्रंट डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं हिलता, जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं बल्कि किसी इनविजिबल फोर्स से सील कर दिया हो। जेसन दोबारा जोर लगाता है, मगर इस बार उसे समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम नॉर्मल लॉक की नहीं है। फैमिली फिर दूसरे दरवाजों और खिड़कियों को चेक करती है, लेकिन हर जगह वही सिचुएशन होती है। अब जेसन को टेंशन होने लगती है, क्योंकि अगर घर से कोई रास्ता नहीं खुल रहा तो ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो किसी तरह बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कम्युनिकेशन भी धीरे धीरे बंद होती जा रही होती है। सबसे अजीब बात ये होती है कि उनका घर अकेला अफेक्टेड नहीं है। जेसन आसपास के घरों की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि उनके नेबर्स भी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। अब पूरी नेबरहुड में लोग एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे तक पहुंच नहीं सकते। किसी के पास इस स्ट्रेंज फेनोमेना का जवाब नहीं होता और हर फैमिली बस अपने घर के अंदर से सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही होती है। जेसन और एन बच्चों के सामने पैनिक नहीं करना चाहते, इसलिए वो उन्हें समझाते हैं कि सब कुछ जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स खुद जानते हैं कि उनके पास अभी कोई आइडिया नहीं है कि ये नाइटमेयर कब खत्म होगा। जेसन बार बार घर से निकलने का तरीका ढूंढता है, लेकिन हर अटेम्प्ट फेल हो जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये होती है कि बाहर गिरने वाली बारिश बिल्कुल नॉर्मल बारिश जैसी भी नहीं लगती। वो एक अजीब बैरियर की तरह घर के आसपास जमा होती है, जिसकी वजह से फैमिली पूरी तरह आइसोलेट हो जाती है। जेसन फ्रेश एयर का भी चेक करता है, क्योंकि एक और सवाल उसके दिमाग में होता है, कहीं ये घर उनका कॉफिन तो नहीं बनने वाला। जब उसे पता चलता है कि हवा अभी भी अंदर आ रही है तो कम से कम तुरंत सफोकेशन का खतरा नहीं होता। इनको उम्मीद होती है कि शायद बारिश रुकते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जेसन को कुछ और ही फील हो रहा होता है, क्योंकि जो फोर्स उन्हें रोक रही है वो किसी नॉर्मल नेचुरल डिजास्टर जैसी नहीं लगती। अगले दिन बारिश रुक भी जाती है, लेकिन जब जेसन दोबारा दरवाजा चेक करता है तो वो अब भी पूरी तरह सील होता है। यानी बारिश रुकने के बाद भी फैमिली अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। अब जेसन और एन को समझ आ जाता है कि उन्हें सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पता नहीं कितने वक्त के लिए अंदर रहना पड़ेगा। इसलिए जेसन घर के खाने और पानी को बहुत सावधानी से राशन करना शुरू करता है। वो फैमिली को समझाता है कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और दूसरी सप्लाईज को बिना जरूरत वेस्ट नहीं करना है। बच्चों के लिए जेसन नॉर्मल रूटीन बनाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें ये ट्रैप्ड सिचुएशन और ज्यादा डरावनी न लगे। कभी पढ़ाई होती है, कभी घर के अंदर एक्टिविटीज, और कभी फैमिली बस साथ बैठकर वक्त गुजारती है। मूवीज देखते हैं और छोटी छोटी चीजों से अपना रूटीन मेंटेन करते हैं। बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन लगभग खत्म हो चुका होता है, इसलिए नेबर्स से कम्युनिकेशन भी सिर्फ लिमिटेड तरीकों से होती है। और इसी आइसोलेशन के बीच क्रिसमस आता है और फैमिली अपने घर के अंदर ही उस दिन को नॉर्मल बनाने की कोशिश करती है। कुछ देर के लिए सबको लगता है कि शायद वो इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि बाहर की दुनिया उनके लिए धीरे धीरे और डेंजरस होती जा रही होती है। एक रात रूथ को बाहर कुछ अनयूजुअल नजर आता है और वो अपनी फैमिली को बताती है कि उसने किसी स्ट्रेंज फिगर को देखा है। जेसन पहले उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे और ज्यादा डर जाएं। लेकिन रूथ अपनी बात पर इंसिस्ट करती है और जेसन को समझ आता है कि बाहर वाकई कुछ हो सकता है। बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो विंडो की तरफ देखती है तो सिचुएशन और भी टेरिफाइंग हो जाती है। एक नेबर सुसान उनके घर के बाहर मदद के लिए नजर आती है और फैमिली को सिग्नल देती है कि बाहर कुछ बहुत गलत हो चुका है। लेकिन उसके पीछे जो इनविजिबल डेंजर मूव कर रहा होता है उसका फैमिली को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, और अगले ही पल जेसन और एन को समझ आ जाता है कि बारिश में बाहर जाना सिर्फ इम्पॉसिबल नहीं, जानलेवा भी है। सुसान के गायब होने के बाद जेसन तुरंत फैमिली के लिए नए नियम बनाता है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि बारिश के दौरान बाहर रहना कितना खतरनाक है। वो सभी से कहता है कि बारिश शुरू होते ही खिड़कियों से दूर रहना है और पर्दे हमेशा बंद रखने हैं। इसके बाद फैमिली घर के अंदर ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर का खतरा उनके दिमाग से नहीं निकलता। जेसन बच्चों को घर के अंदर एक्सरसाइज का
करवाता है ताकि वो एक्टिव रहें और लगातार एक ही कमरे में बंद होकर परेशान न हो। इसी दौरान घर की हालत भी खराब होने लगती है और चिमनी के पास एक छोटा सा रास्ता खुल जाता है। रूथ छोटी होने की वजह से उस संकरे रास्ते तक पहुंच सकती है, इसलिए फैमिली एक सिल का इस्तेमाल करके उसे ऊपर भेजती है। रूथ किसी तरह चिमनी के पास पहुंचती है और बाहर की तरफ अपना हाथ निकालकर रास्ते को चेक करती है, लेकिन वो बाहर निकलने जितनी जगह नहीं होती, इसलिए रूथ वापस नीचे आ जाती है। कुछ समय बाद फैमिली के सामने एक और दुखद समस्या आ जाती है, क्योंकि उनका पालतू कैसिडी अपनी दवा के असर के खत्म होने से कमजोर पड़ने लगता है। जेसन समझ जाता है कि अब उसके लिए कुछ करना जरूरी है, लेकिन इस फैसले का असर पूरी फैमिली पर पड़ने वाला होता है। कैसिडी की मौत के बाद जेसन उसके शरीर को बाहर निकालने का फैसला करता है ताकि उसे किसी तरह खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एन इस फैसले से बेहद परेशान होती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनके पास खाने के विकल्प लगातार कम होते जा रहे हैं। जेसन कुछ हिस्सा बाहर छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही बारिश वापस आती है वहाँ मौजूद जानवर भी डरकर भाग जाते हैं। फैमिली तुरंत पर्दे बंद कर देती है और बिना आवाज किए इंतजार करने लगती है, लेकिन रूथ अपने पौधे को खिड़की के पास से हटाने के लिए बाहर देखने चली जाती है। तभी बाहर से एक भयानक आवाज सुनाई देती है और सबको डर लगने लगता है कि वो रहस्यमयी क्रीचर्स फिर से उनके घर के पास आ गए हैं। फैमिली बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जरा सी गलती भी उन क्रीचर्स का ध्यान उनकी तरफ खींच सकती है। कुछ देर बाद खतरा टल जाता है और रूथ डरते हुए वापस अपने माता पिता के पास आ जाती है। लेकिन इस घटना के बाद घर के अंदर मौजूद सबसे बड़ी समस्या और साफ दिखाई देने लगती है। खाना लगातार खत्म हो रहा है। कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन रूथ भूख की वजह से अपना हिस्सा खत्म करने के बाद भी और खाना मांगती है। जेसन अपनी प्लेट का हिस्सा भी उसे दे देता है, लेकिन रूथ की भूख इतनी ज्यादा होती है कि वो सीधे फ्रिज की तरफ चली जाती है। एन पहले उसे रोकती है, लेकिन जेसन कहता है कि अब उससे कुछ छिपाने का कोई फायदा नहीं। रूथ जब फ्रिज और अलमारियों को देखती है तो उसे पता चलता है कि घर में लगभग कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। ये देखकर रूथ टूट जाती है और रोते हुए ऊपर चली जाती है। भूख और कमजोरी के कारण एन भी अचानक गिर जाती है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब फैमिली के पास ज्यादा समय नहीं बचा। लेकिन तभी ग्रेहम एक उम्मीद लेकर आता है, घर में मौजूद मछलियों को खाने के लिए इस्तेमाल करने का आइडिया। अपने बेटे को इतनी मुश्किल हालत में परिवार की मदद करते देखकर एन को भी थोड़ी उम्मीद मिलती है। उधर जेसन को पता चलता है कि बाहर छोड़ा गया मांस आसपास के जानवरों को आकर्षित कर रहा है। अब वो इसी चीज का इस्तेमाल करके जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स बनाना शुरू करता है। कई कोशिशें नाकाम होती हैं, लेकिन आखिरकार जेसन एक स्क्विरल पकड़ने में कामयाब हो जाता है। काफी समय बाद फैमिली को पहली बार ऐसा खाना मिलता है जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जेसन समझ चुका होता है कि सिर्फ जानवरों पर निर्भर रहकर वो हमेशा सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए वो और एन घर के अंदर ही खाना उगाने का तरीका ढूंढना शुरू करते हैं। घर के एक हिस्से को छोटा सा गार्डन बनाकर वो मिट्टी, बीज और बाकी उपलब्ध चीजों से अपनी खेती शुरू करते हैं। धीरे धीरे फैमिली सर्वाइवल के नए तरीके सीखती जाती है। खाना उगाना, जानवर पकड़ना और हर चीज को दोबारा इस्तेमाल करना। बाहर मौजूद दूसरे लोग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे होते हैं, लेकिन जेसन की फैमिली एक दूसरे का साथ देकर टिके रहने की कोशिश करती है। समय गुजरता जाता है और ये कैद कुछ दिनों या हफ्तों की नहीं रहती, साल गुजरने लगते हैं, जबकि बारिश और वो रहस्यमयी स्थिति अब भी खत्म नहीं होती। आखिरकार घर की बिजली भी चली जाती है, जिससे उनकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाती है। 5 साल बाद ग्रेहम और रूथ अब छोटे बच्चे नहीं रहे होते, बल्कि पूरी तरह बड़े हो चुके होते हैं। लेकिन उनकी पूरी जवानी इसी घर के अंदर बीत चुकी होती है और बाहर की दुनिया उनके लिए लगभग एक भूली हुई जगह बन चुकी होती है। नेबरहुड भी पहले जैसी नहीं रही होती। ज्यादातर घर खामोश है और कई पड़ोसी अब दिखाई भी नहीं दे रहे। जेसन अब भी हर दिन परिवार के लिए खाना जुटाने की कोशिश करता है और अपने ट्रैप्स को बेहतर बनाता रहता है। वो ऐसा सिस्टम भी तैयार कर लेता है जिससे ट्रैप में फंसने वाला जानवर सीधे घर के अंदर पहुंच सके। लेकिन सालों तक गिरती बारिश का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि खुद घर पर भी पड़ रहा होता है। जमीन धीरे धीरे बदलती जाती है और घर भी धीरे धीरे नीचे ढंसने लगता है। इसी दौरान जेसन परिवार की पुरानी कार को ठीक करने में लग जाता है। ग्रेहम को ये बेकार लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से जब वो घर से निकल ही नहीं सकते तो कार ठीक करने का क्या फायदा। लेकिन जेसन मानता है कि अगर किसी दिन बारिश रुक गई तो उन्हें बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा। ग्रेहम इससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और बाद में एन जेसन को समझाती है
है कि बच्चों की जिंदगी उसके सामने बदल रही है। जेसन को एहसास होने लगता है कि सर्वाइवल की चिंता में उसने शायद अपने परिवार के साथ बिताए सबसे जरूरी साल खो दिए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बदल पाता, एक और तूफान उनकी जिंदगी को हिला देता है। फैमिली हमेशा की तरह घर को बंद कर लेती है और बारिश के खत्म होने का इंतजार करने लगती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक सामने का दरवाजा खुल जाता है और उसी रास्ते से एक रहस्यमयी क्रीचर उनके घर के अंदर घुस आता है। फैमिली डर कर छिप जाती है, जबकि वो क्रीचर घर के हर हिस्से में उन्हें तलाशना शुरू कर देता है। लेकिन उसे देखते ही उन्हें एहसास होता है कि ये वही चीज है जिससे वो इतने सालों से घर के अंदर छिपकर बचते आए हैं। वो क्रीचर अब घर के अंदर घूम रहा होता है और पूरी फैमिली सांस रोककर छिपी रहती है। लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली भयानक ठंड का असर तुरंत दिखाई देने लगता है। एन का वो गार्डन जिसे उसने सालों की मेहनत से तैयार किया था, कुछ ही पलों में बर्बाद होने लगता है। पौधे ठंड से मुरझाने लगते हैं और फैमिली को समझ आ जाता है कि ये क्रीचर कितना खतरनाक है। एन जेसन से बंदूक मांगती है क्योंकि अब छिपकर बैठना काफी नहीं लगा। लेकिन इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाए, क्रीचर का ध्यान घर के बाहर किसी चीज की तरफ चला जाता है। वो अचानक घर से बाहर निकल जाता है और फैमिली को कुछ देर के लिए राहत मिलती है। ग्रैहम तुरंत कहता है कि यही मौका है, उन्हें अभी घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। लेकिन जेसन उसे रोक देता है क्योंकि बाहर अभी भी वही खतरनाक बारिश मौजूद है। कुछ ही देर बाद सामने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जैसे घर फिर से किसी ताकत ने सील कर दिया हो। तभी रूथ की नजर फर्श पर पड़े पानी पर जाती है। वो गौर से देखती है और महसूस करती है कि ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, इस पानी में नमक है। यानी जो चीज उनके घर तक पहुंची है वो असल में समुद्र का पानी है। रूथ सोचती है कि शायद ये क्रीचर्स किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए, हो सकता है वो समुद्र की गहराइयों से आए कोई बेहद पुराना जीव हो जिसके बारे में इंसानों को कुछ भी पता नहीं। लेकिन इस डिस्कवरी से उनकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। खारे पानी ने एन के गार्डन को बर्बाद कर दिया है और अब उनके पीने के पानी पर भी खतरा मंडरा रहा है। एन को डर है कि अगर यही चलता रहा तो उनके पास ना खाना बचेगा और ना पीने के लिए पानी। जेसन फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि वो किसी तरह पानी जमा करेंगे और दोबारा खाना उगाएंगे। लेकिन एन जानती है कि उनके पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं बचे कि वो ये जिंदगी हमेशा जारी रख सके। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है क्योंकि एन के लिए अब सवाल सिर्फ सरवाइव करने का नहीं बल्कि इस कैद से निकलने का है। इसी दौरान जेसन का एक ट्रैप काम करता है और एक फेरेट सीधे घर के अंदर आ जाता है। रूथ उसे देखने जाती है लेकिन डरा हुआ जानवर अचानक उस पर हमला कर देता है। रूथ को काट लिया जाता है और कुछ समय बाद उसके जख्म में इन्फेक्शन फैलने लगता है। जल्द ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसे तेज बुखार हो जाता है। जेसन जानता है कि रूथ को एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, लेकिन उनके घर में अब कोई दवा मौजूद नहीं है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जेसन अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो पुरानी कार को गैराज डोर पर बार बार मारता है, उम्मीद करता है कि शायद इस बार रास्ता खुल जाए। लेकिन डोर अपनी जगह से नहीं हिलता और आखिरकार जेसन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। फैमिली उसे संभालने के लिए दौड़ती है, लेकिन इसी हादसे के दौरान जेसन को जमीन में मौजूद क्रैक्स दिखाई देते हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि ये क्रैक्स सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है। जेसन उनका पीछा करते हुए घर के फर्श तक पहुंचता है और जमीन खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे जमीन के नीचे पुराने सीवर पाइप्स दिखाई देते हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये पाइप्स आसपास के दूसरे घरों से जुड़े हुए हैं। जेसन को याद आता है कि रिचर्डसन के घर में शायद अभी भी दवाइयां मिल सकती हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है, पाइप इतना छोटा है कि जेसन उसमें से होकर नहीं जा सकता। तभी एन आगे आती है और कहती है कि वो खुद उस संकरे रास्ते से होकर दूसरी तरफ जाएगी। जेसन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन रूथ की हालत लगातार खराब हो रही होती है। आखिरकार एन पाइप के अंदर घुसती है और बेहद मुश्किल से रिचर्डसन के घर तक पहुंचती है। घर के अंदर पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि यहाँ हालात उनके घर से भी ज्यादा भयानक हैं। वहाँ उसे मिसेस रिचर्डसन का सड़ा हुआ शरीर मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि इस घर में काफी समय से कोई नहीं रहा। एन डरते हुए भी मेडिसिन की तलाश जारी रखती है क्योंकि उसके पास रूथ को बचाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आखिरकार उसे बेसमेंट में एंटीबायोटिक्स मिल जाती है। एन कुछ पानी की बोतल्स भी उठा लेती है ताकि वापस जाते समय खाली हाथ न लौटना पड़े, लेकिन तभी बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। जेसन दूसरी तरफ से एन को देख लेता है और उसे तुरंत वापस आने का सिग्नल करता है। एन अभी आगे बढ़ ही रही होती है कि उसे एहसास होता है वो अकेली नहीं है, वही मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर मौजूद होता है। एन तुरंत छिप जाती है और बिल्कुल चुपचाप उस क्रीचर के वहाँ से हटने का इंतजार करती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है एन वापस सीवर पाइप की तरफ दौड़ती है, लेकिन क्रीचर उसे देख लेता है और एन को अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ती है। गोली की आवाज के बाद सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है, लेकिन जेसन दूसरी तरफ से एरियल सिल्क का इस्तेमाल करता है। वो एन को अपनी तरफ खींचता है और आखिरकार उसे वापस अपने घर के अंदर ले आता है। एन के हाथ में एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक्स देखकर फैमिली को पहली बार उम्मीद मिलती है कि शायद रूथ को बचाया जा सकता है। जेसन तुरंत ओपनिंग को भारी पत्थरों से बंद कर देता है ताकि क्रीचर उस रास्ते से अंदर ना आ सके। फिर एन रूथ को एंटीबायोटिक्स देती है और पूरी फैमिली उसकी हालत सुधरने का इंतजार करती है। लेकिन रूथ को बचाने के बाद भी जेसन जानता है कि अब उन्हें सिर्फ छिपकर सरवाइव करने से काम नहीं चलेगा। रूथ की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है, लेकिन जेसन अब एक और फैसला कर चुका होता है। वो एन से कहता है कि अगर क्रीचर दोबारा घर में आया तो वह अकेले उसका सामना करेगा, लेकिन एन साफ मना कर देती है क्योंकि इतने सालों तक साथ सरवाइव करने के बाद वो जेसन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ग्रैहम भी पहली बार खुलकर अपनी बात रखता है और कहता है कि अब हमेशा छिपते रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये क्रीचर्स किसी तरह घर के अंदर आ सकते हैं तो शायद इंसान भी किसी दिन इस घर से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए फैमिली फैसला करती है कि अब वो उस क्रीचर से भागेगी नहीं बल्कि उसे पकड़ने की कोशिश करेगी। जेसन, एन, ग्रैहम और रूथ मिलकर घर के अंदर मौजूद चीजों से एक ट्रैप तैयार करना शुरू करते हैं। हर किसी को एक अलग जिम्मेदारी दी जाती है ताकि क्रीचर के अंदर आते ही वो चारों मिलकर उसे काबू कर सकें। ग्रैहम क्रीचर की मूवमेंट पर नजर रखेगा जबकि रूथ लाइन को सही समय पर इस्तेमाल करेगी। एन का काम क्रीचर को सही जगह तक लाना होगा और जेसन आखिरी हमला करेगा। लेकिन प्लान बनाना आसान है, उसे सही समय पर एग्जीक्यूट करना बिल्कुल अलग बात है। अब पूरी फैमिली बस एक चीज का इंतजार करती है, बारिश वापस आने का। आखिरकार आसमान फिर से काला होने लगता है और घर के बाहर बारिश शुरू हो जाती है। पानी धीरे धीरे घर के अंदर आने लगता है और फैमिली तुरंत अपनी पोजीशन संभाल लेती है। कुछ ही देर में वही क्रीचर उनके घर के अंदर दिखाई देता है। अब किसी के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता क्योंकि आज उन्हें या तो इसे रोकना है या फिर हमेशा के लिए इसके डर में जीना है। एन क्रीचर को उस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती है जहां जेसन पहले से तैयार खड़ा है। क्रीचर उनकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और अचानक फैमिली की तरफ बढ़ने लगता है। एन उस पर हमला करने की कोशिश करती है और क्रीचर के शरीर में आग लग जाती है। जेसन इसी मौके का फायदा उठाकर हारपून से उस पर हमला करता है, लेकिन पहला वार निशाने से चूक जाता है। क्रीचर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और जेसन के पीछे भागने लगता है। जेसन दोबारा कोशिश करता है और इस बार हारपून क्रीचर को लग जाता है, लेकिन इतनी चोट के बावजूद क्रीचर रुकता नहीं और फैमिली को पीछे हटना पड़ता है। इस बीच घर के अंदर पानी तेजी से बढ़ रहा होता है, इसलिए चारों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ग्रैहम अचानक पीछे मुड़ता है क्योंकि उसे हारपून वहीं छूटता हुआ दिखाई देता है। वो उसे वापस लेने जाता है, लेकिन क्रीचर उसी वक्त उस पर हमला कर देता है। फैमिली पूरी ताकत लगाकर ग्रैहम को वहां से खींच लेती है और सभी एटिक की तरफ भागते हैं। क्रीचर भी उनका पीछा करते हुए ऊपर पहुंच जाता है और अब फैमिली के पास छिपने के लिए लगभग कोई जगह नहीं बचती। जेसन आखिरी बार हारपून को पकड़ता है और क्रीचर के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करता है। इस बार वार सीधा लगता है और ट्रैप अपना काम करना शुरू कर देता है। क्रीचर रिस्ट्रेंट्स में फंस जाता है और उसके खिंचाव से घर की स्ट्रक्चर में बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं। इन दरारों की वजह से घर के अंदर जमा पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। फैमिली को लगता है कि अब शायद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जब जेसन फ्रंट डोर खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अब भी नहीं खुलता। जेसन क्रीचर की तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि शायद इस पूरे समय में ये क्रीचर सिर्फ उन्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, शायद इसके पास ही वो शक्ति है जिसकी वजह से ये घर इतने सालों से बंद था। जेसन रिस्ट्रेंट्स काट देता है और क्रीचर को आजाद कर देता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी फैमिली ने उम्मीद नहीं की थी। क्रीचर खुद फ्रंट डोर की तरफ जाता है और उसे खोल देता है। 5 साल बाद पहली बार जेसन एंड ग्रैहम और रूथ अपने घर के बाहर कदम रखने की स्थिति में होते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उनकी खुशी डर में बदल जाती है क्योंकि आसपास सिर्फ एक क्रीचर नहीं बल्कि कई क्रीचर्स मौजूद होते हैं। फैमिली बिल्कुल शांत खड़ी रहती है और देखती है कि जिस क्रीचर को उन्होंने पकड़ा था वो बाकी क्रीचर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। कुछ पल के बाद बाकी क्रीचर्स पीछे हटने लगते हैं और फैमिली को पहली बार महसूस होता है कि शायद उनका डर हमेशा वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। अब उनके सामने एक पूरी तरह बदली हुई दुनिया होती है जहां उनका पुराना घर और नेबरहुड पीछे छूट चुका है। फैमिली को एक बोट मिलती है और वो उसमें जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू करती है, लेकिन वो सिर्फ अपने घर से दूर जाने के लिए नहीं निकल रहे होते। जेसन और उसकी फैमिली अब समुद्र की तरफ जाने का फैसला करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि इस तबाही के बाद कोई और इंसान बचा भी है या नहीं। 5 साल तक जिस घर को उन्होंने अपनी पूरी दुनिया समझा था, आखिरकार वही घर उनके पीछे छूट जा रहा है। अब पहली बार फैमिली के सामने खुली दुनिया होती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि समुद्र के पार उनका इंतजार क्या कर रहा है।
उनके पास ना किसी सरकार की मदद है, न किसी शहर की जानकारी और न ही ये यकीन कि दुनिया में और लोग जिंदा हैं। फिर भी जेसन अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि इतने सालों की कैद के बाद अब उनके पास वापस लौटने की कोई वजह नहीं बची। बोट धीरे धीरे उनके पुराने घर से दूर होती जाती है और फैमिली उस जगह को पीछे छोड़ देती है जहां उन्होंने 5 साल डर और उम्मीद के बीच गुजारे थे। अब उनका असली सवाल ये नहीं है कि घर से बाहर कैसे निकलना है, सवाल ये है कि बाहर की इस रहस्यमयी दुनिया में उनके लिए आगे क्या बचा है। और सबसे बड़ा रहस्य अब भी वही है, आखिर ये क्रीचर्स आए कहां से थे और उन्होंने इंसानों को घरों के अंदर कैद क्यों किया। लेकिन जेसन की फैमिली अब डरकर वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि 5 साल बाद उन्होंने आखिरकार आजादी की तरफ पहला कदम उठा लिया है और इसी उम्मीद के साथ उनकी नई सर्वाइवल जर्नी समुद्र के बीच शुरू हो जाती है।